नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फटे पुराने खेमों में बैठकर तालीम हासिल करने को मजबूर रोंदू के तालिबे इल्म। स्कर्दू में पीने के पानी की नामौजूदगी ने बढ़ाई अवाम की मुश्किलात। और श्रीनगर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एहतमाम। किसी भी कौम का मुस्तकबिल उसके तालिबे इल्म होते हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में तालिबे इल्मों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। यहाँ के तालिबे इल्मों को एक खास साजिश के तहत मेयारी तालीम से दूर रखा जा रहा है। छोटे बच्चों के साथ भी यही इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है। यहाँ तालीम के नाम पर तालिबे इल्मों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल कॉलेज का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, बल्कि इसे जैसे तैसे कुछ कमरों की बिल्डिंग में या फिर फटे पुराने खेमों में चलाया जा रहा है, जहां पर बैठकर पढ़ाई करना किसी बुरे ख्वाब जैसा डरावना है। जिला रोंदू से आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान को कैद में जकड़े हुए 7 दहाई का अरसा मुकम्मल होने वाला है। ये पूरा इलाका आज भी बुनियादी सहूलत के लिए बुरी तरह तरस रहा है। बुनियादी सहूलतों का जब भी जिक्र आता है, तालीम की बात हमेशा उठती है। यहाँ तालीमी शोबा शुरू से ही अपने बुरे दिन गिनता आ रहा है। रोंदू वैली में गिनती के स्कूल कॉलेज मौजूद हैं, जो हैं भी उन्हें स्कूल कहना स्कूल लफ्ज की तौहीन होगी, क्योंकि या तो ये खंडहर जैसी इमारतों में चल रहे हैं या फिर टेंटों के अंदर। मैं यहाँ पे टेंट में बैठता हूँ। सुबह सुबह जब हम आते हैं, बहुत सर्दी होती है, हमें कोई क्लासेस नहीं है, ना हमारे पास इस्लामियत की बुकें हैं, ना हमारे पास इंग्लिश की बुकें। हमें रोजाना हमें बुखार होता है, हम स्कूल में नहीं पहुंच सकते। हर टाइम हमें बुखार होता है, हम स्कूल में नहीं, और इसलिए हम रह सकते हैं क्लास में। इसलिए हम चाहते हैं सरकार से, इसलिए हमें क्लासेस बना के दें। गिलगित बल्तिस्तान की इख्तिदार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी रही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी रही, और अब मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। लेकिन आज तक किसी भी सियासी जमात ने यहाँ के तालिबे इल्मों की भलाई के बारे में नहीं सोचा। स्कूलों में ना तो पीने के पानी की, ना बैतुल खला की, और ना ही बिजली की सहूलत दस्तयाब है। इसलिए बच्चे टेंट के नीचे बैठकर अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं। यहाँ पे मिडिल स्कूल सोरदा से जो इसमें 9 क्लासेस चल रहे हैं, और कमरे अवेलेबल 3 हैं। बने हुए 4 कमरे एक ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, 3 कमरों में 9 क्लासेस चलाए जा रहे हैं। जबकि एक स्कूल और बने हुए जो प्राइमरी स्कूल के तौर पे, जिसको बने हुए 6 साल मुकम्मल हो चुका, और अभी तक वो फंक्शनल नहीं हुआ है। उसमें तमाम स्टाफ भी लग चुके हैं, सब कुछ उसका क्लियर है। लेकिन FW वालों ने उसके दीवार उखाड़ा किया था, उसके बाद से ना दीवार बन चुका है। हमने उसके बारे में मुतलका इदारे से भी बात की, एजुकेशन से भी, और PW वालों से। PW से अभी तक एजुकेशन को हैंड ओवर नहीं हुआ है। इस स्कूल में ही नहीं, बल्कि रोंदू के तमाम तर स्कूलों का यही आलम है। सिर्फ रोंदू ही क्यों, बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान के हालात कमोबेश एक जैसे ही कहे जा सकते हैं। सिर्फ बड़े प्राइवेट स्कूल जिनमें ब्यूरोक्रेट, आला अहलकारों और सियासी रहनुमाओं के बच्चे पढ़ते हैं, वहां म्यारी तालीम दी जा रही है। नहीं तो कमोबेश सभी जगह एक जैसी सूरत हाल है। तालीम को पहले तिजारत और फिर एक भद्दा मजाक बना दिया गया। मिसाल के तौर पर रोंदू की तालिबात के स्कूल का मॉडल देखिए। तालिबात ने अपने स्कूल का मॉडल तैयार किया है, और वो बता रही हैं कि जुलाई में आए सैलाब के बाद जो छोटा सा स्कूल था, वो भी तबाह हो गया है। तालिबा वहाँ पे 150 है हमारे तकरीबन। अब वो पूरे ऊपर हम लोग छत पे रखते हैं उनको, तो वो एक तरफ से बेपर्दा कह सकते हैं हम। अब लड़कियां हैं जिनके लिए हजारों प्रॉब्लम्स होती हैं, वॉशरूम नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, और ऊपर से पूरा मलबा स्कूल के ऊपर ही है हमारा। तो जो क्लासेस है उनमें अंधेरा भी होता है। अभी फिर हम लोग लाइटिंग का भी इंतजाम नहीं है, पानी का भी इंतजाम नहीं है, हमारे लिए हीटिंग का भी इंतजाम नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में बेशतर बच्चों के वालिदैन कम पढ़े लिखे हों या फिर ना ख्वांदा हों, लेकिन वो तालीम की अहमियत बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
लेकिन बेशतर स्कूलों, खासकर लड़कियों के स्कूल की हालत किसी से छिपी नहीं है। रोंदू के बहुत से स्कूलों में बिल्डिंग तबाह हो जाने से तालिबात छत पर बैठकर पढ़ रही हैं। लेकिन अब नवंबर का महीना आ चुका है और सर्दियों का आगाज हो गया है, इसलिए इनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। जिस एरिया में हमारा स्कूल है वो शायद पारी का सबसे ठंडा तरीन इलाका है, जो जून जुलाई में भी वहाँ ठंड होती है। तो अभी वहाँ पे धूप निकलता है 12 बजे और वो भी आधे बस छत पे ही पड़ते हैं। तो हमने बच्चों को ऊपर ले जाते हैं हम, तो एक तो शोर होता है, फिर ये मौसम ऐसा मौसम है जहाँ पे जानवर भी बाहर होते हैं, रोड भी है साइड पे, तो उसका भी शोर होता है। अब बच्चों की वहाँ पढ़ाई सही नहीं होती, तो अब भी हमारे लिए हीटिंग का इंतजाम किया जाए, दरवाजे खिड़कियां तो वो फिलहाल के लिए लगाए जाए, लेकिन जो नेक्स्ट हमारा ये है कि अपील है वो बिल्डिंग को ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहाँ पे दोबारा सैलाब का खतरा ना हो। ये बात पूरी तरह साबित हो चुकी है कि 7 दहाइयां गुजर जाने के बाद भी गिलगित बल्तिस्तान में बच्चों को मयारी तालीम नहीं मिल पा रही है और उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर हो रहा है। इस्लामाबाद में बैठे सियासतदान जो सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि कैसे अपनी पकड़ इस इलाके पर मजबूत बनाई जाए, और इसके नतीजे में ही वो यहाँ के लोगों को तालीम से दूर रखना पसंद करते हैं, क्योंकि ना ही लोग पढ़ेंगे और ना ही उनमें बेदारी आएगी और ना ही वो अपने हक और पाकिस्तान से आजादी की बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में तालीम के लिए परेशान होते बच्चों की मुश्किलात देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के चप्पे चप्पे को कुदरत ने अपनी बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है, जिसे देखने और लुत्फानंदोज होने के लिए यहाँ बड़ी तादाद में सयाह पहुंचते रहे हैं। इन सब के साथ ही सिनेमा जगत से जुड़े लोगों के लिए भी कश्मीर पसंदीदा जगह है। यहाँ न सिर्फ फिल्मों की शूटिंग होती है बल्कि मुख्तलिफ फिल्मों की स्क्रीनिंग भी देखने को मिलती है। हालिया रोज भी श्रीनगर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इसमें मकामी के साथ बैरूनी ममालिक से भी आई फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें। बरसा बरस से फिल्मों और वादी कश्मीर के दरमियान गहरा रिश्ता बना हुआ है। यहाँ के खूबसूरत मकामात पर अक्सर किसी न किसी फिल्म की शूटिंग होती ही रहती है। इसके अलावा फिल्म फेस्टिवल के जरिए कश्मीर में फिल्म सनत को बढ़ावा देने वाली सरगर्मियां भी चलाई जाती रही हैं। हाल ही में श्रीनगर शहर में 2 रोजा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इसमें मकामी फिल्मों के अलावा 10 बैरूनी ममालिक की फिल्में भी दिखाई गईं। हमने इस फिल्म फेस्टिवल में पहला एडिशन है हमारे कश्मीर में। हमारे पास अराउंड 10 कंट्रीज से मूवीज आई थी और सिर्फ 1 महीने में हमने ये नोटिस निकाला और हमारे पास मूवीज आई, और इसमें नेटिव कैटेगरी की मूवीज हैं, शॉर्ट फिल्म है। आज हमने जो रेड कार्पेट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हमारे कश्मीर के आर्टिस्टों के लिए, उनके लिए उनका उत्साह देख के मुझे भी बहुत खुशी हुई कि फर्स्ट एवर रेड कार्पेट कश्मीर में हुआ है आज। टैगोर हॉल में मुनक़िदा फिल्म फेस्टिवल के पहले दिन की शुरुआत कश्मीरी रक़्स व मौसीकी की रंगारंग पेशकश के साथ हुई। इस फेस्टिवल में आए फिल्मीन और शायकीन की दिलचस्पी फिल्में देखने और फिल्म मेकिंग से जुड़ी बारीकियां जानने पर मरकूज रही। काबिल गौर है कि फेस्टिवल में आए फिल्मीनों का मानना था कि वादी में चलाई गई ऐसी मुस्बत सरगर्मियों से मकामी अदाकारों, हिदायतकारों और फिल्म सनत से वाबस्ता अफराद को आने वाले वक्त में बहुत फायदा होगा। फेस्टिवल का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है ना, कि एक तो कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसके लिए आपको ऑडियंस मिलती है, एक क्रिटिक आपको मिलता है, वो आपको फीडबैक देते हैं,
اور یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ نیٹ ورکنگ کر سکتے ہو. برتھ ڈے فیسٹیولز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ خود ہی پروڈیوس کر لی, فلم بنا لی, اب نیکسٹ فلم کے لیے تو پیسے نہیں دو گے نا, لیکن فیسٹیول میں جا کے آپ کو پروڈیوسرز ملتے ہیں, نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. تو آئی تھنک فیسٹیول ہونا اور کشمیر میں ہونا دیٹس اے ریئلی گڈ تھنگ. فلم سماج کا ایک ایسا آئینہ ہوتی ہے جس میں اداکار اپنے جذبات کو بیان کرتے ہوئے حقیقت اور فینٹیسی کے افسانے کو دنیا کے سامنے رکھتا ہے, جو دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتا ہے. کچھ ایسا ہی نظارہ یہاں بھی دیکھنے کو ملا جب فیسٹیول میں یکے بعد دیگرے دکھائی گئی فلموں سے ناظرین بھرپور محظوظ ہوئے. اس کے ساتھ ہی لوگوں کو فلموں کے ذریعے دوسرے کلچر کے بارے میں جاننے کا موقع بھی ملا. یہاں پہ جو کشمیری جو کلچر ہے, ہمارا فوک ٹریڈیشن ہے, وہ پوری دنیا بھر میں مشہور ہے اور پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں ہمارے کلچر کو دیکھنے کے لیے. تو مجھے مطلب بے حد خوشی ہے کہ ایسا جو ریوائول ہو رہا ہے ہمارے کلچر کا, ہمارا کلچر آگے بڑھ رہا ہے انہی فیسٹیولز کے ذریعے. جو امید ہے اس سے لوگوں کو کافی امید بھی ہے کہ وہ آگے چلتے بھی ایسا ہی کریں گے. سری نگر میں منعقدہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کو کئی لحاظ سے کافی کامیاب مانا جا سکتا ہے. دیگر شہروں میں کیے جانے والے فلم فیسٹیولز کی طرح ہی اس میں بھی شریک فلم ڈائریکٹرز کو پروڈیوسرز اور فائنانسرز سے ملنے کا بہترین موقع فراہم ہوا. اس کے ساتھ ہی اس طرح کی فلمی سرگرمیوں سے مقامی فلم صنعت کو فروغ ملنے کی امید کی جا رہی ہے. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر. سینگے سیرنگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ ضلع کھرمنگ میں جبرن زمین قبضہ کرنے کے خلاف احتجاج کرنے پر پولیس نے لوگوں پر لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے گولے چھوڑے. ان 75 برسوں کے دوران پاکستان نے انہیں اپنی زمینوں کی حفاظت کے قانون تک نہیں بنانے دیے, جو پاکستان کی مقامیوں کے ساتھ رشتے کے بارے میں بہت کچھ بیان کرتا ہے. پروفیسر سجاد رضا نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی فوج پاکستان کا سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ ہے. پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں پاکستانی آرمی اپنی رہنے والی جگہوں کے آس پاس بندوق دکھا کر مقامی شہریوں سے پیسے لوٹ رہی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی آرمی کے خلاف اٹھ کھڑے ہو, جو ہماری مصیبت کی سب سے بڑی وجہ ہے. منظور نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان پر پاکستان کا غیر قانونی قبضہ ہے. مقامی لوگوں نے اپنے حق, زندگی جینے کے بنیادی سہولیات اور پاکستان کے غیر قانونی قبضے سے آزادی کے مطالبے میں مسلسل اضافہ کر دیا ہے. شری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ٹویٹ کیا ہے کہ #BackToVillage4 محکمہ زراعت کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری نے فقیر گجری گرام سبھا میں پنچایتی راج کے نمائندوں اور مقامیوں کے ساتھ ملاقات کی. اس موقع پر کلیان یوجنا کے تحت 1699 افراد کے درمیان 1,27,00,000 روپے تقسیم کیے. جموں اسمارٹ سٹی نے ٹویٹ کیا ہے کہ کیا آپ نے جموں کے تاریخی بہو فورٹ میں لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو دیکھا ہے؟ اگر نہیں تو اپنے دوستوں اور کنبے کے ساتھ اسے دیکھنے آئیے. یہاں ہر روز شام کو 7 بجے اور 7:45 پر 2 شو دکھائے جاتے ہیں. احساس کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ دنیا کا سب سے اونچا کیبل کار گلمرگ میں ہے, جو آپ کو 13,500 فیٹ کی اونچائی تک لے جاتا ہے, جہاں سے اصلی جنت کا نظارہ دکھائی دیتا ہے. آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں حالیہ روز پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر. اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں نشر کی جا رہی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے.
کل جماعتی حریت کانفرنس نے جموں کشمیر پر بھارت کی اٹوٹ انگ کی رٹ کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنازع کشمیر حل نہ ہونے سے جنوبی ایشیا میں ایٹمی جنگ چھڑنے کے امکانات موجود ہیں۔ پاکستان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پی ٹی وی آگ سے آگ کو بجھانے کی بات کہہ رہا ہے۔ اس کی مثال پی ٹی وی چینل کی خبروں سے ملتی رہی ہے۔ اس میں خبر تو کچھ ہوتی نہیں ہے بلکہ پورا دن بے سر پیر کا پروپاگنڈا چلتا رہتا ہے، جیسے کہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے معمولی سے بیان کو اتنا خاص بتاتے ہوئے پیش کیا جاتا ہے کہ مانو دن کی خاص خبر وہی ہو۔ حالیہ روز حریت نے کشمیر کے چلتے ایٹمی جنگ چھڑنے کا خدشہ جتایا۔ دنیا میں آبادی کا بڑا حصہ روس یوکرین جنگ کی وجہ سے ویسے ہی پریشان ہے۔ ایسے میں پی ٹی وی پاکستان سپانسر حریت رہنماؤں کی باتوں کو طول دیتے ہوئے ایک اور جنگ کی ہوا کو بھڑکانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، جبکہ حقیقت میں نہ تو پی ٹی وی کی خبروں میں کوئی سنجیدگی ہوتی ہے اور نہ ہی الگاؤ وادی حریت لیڈران کی باتوں کا کوئی وجود ہے۔ مصیبتیں اور گلگت بلتستان کا برسوں پرانا رشتہ ہے۔ جب سے یہ علاقہ پاکستان کے قبضے میں آیا ہے، مشکلوں نے اس پورے علاقے کو بری طرح جکڑ لیا ہے۔ بڑی سہولیات فراہم کرانا تو بہت دور کی بات رہی، یہاں تو ایسے معمولی مسائل بھی پہاڑ بن جاتے ہیں جن کا حل تھوڑی سی محنت سے نکالا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بنیادی سہولیات کی فراہمی کی بات کریں تو تقریباً سبھی اضلاع اس کے لیے ترستے ہوئے دکھائی پڑ جاتے ہیں، لیکن افسوس حکمرانوں کی نظر اس پر نہیں پڑتی یا پھر وہ جان بوجھ کر انہیں اب تک اندیکھا کرتے آئے ہیں۔ صاف پانی کی فراہمی ایسی مشکل ہے جن سے عوام ابھی سب سے زیادہ جوجھ رہے ہیں۔ ضلع اسکردو سے اس پر مبنی آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ گلگت بلتستان میں عوام کو بہت سے بنیادی مسائل کا سامنا ہے۔ انہی میں سے ایک ہے پانی کا مسئلہ۔ یہاں پانی تو بہت ہے لیکن پینے کا صاف پانی ملنا بہت مشکل ہے۔ اس خطے کی زیادہ تر آبادی دور دراز کے گاؤں میں رہتی ہے، جہاں پر عوام پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دریا اور قدرتی چشموں پر منحصر ہیں۔ حالانکہ آج سے کچھ سال قبل اسکردو کے عوام کو صاف پانی پہنچانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، لیکن یہ پروجیکٹ بھی زیادہ دن تک کامیابی سے نہیں چلا، جس کے نتیجے میں پانی کی سپلائی لگاتار متاثر ہوتی گئی اور آج عوام احتجاج پر اتر آئے ہیں۔ اس کے لیے ذمہ دار آتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کرنے کے باوجود بھی جو ہے یہاں پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم یہاں کے جو لوکل جو جتنے بھی گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کو ہم بخوبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اگر جو یہاں پہ آ کے پانی کا مسئلہ حل کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ دھرنا انشاءاللہ تعالی ہم طولانی بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ گلگت بلتستان میں پانی کے جتنے ذخیرے موجود ہیں اتنا زیادہ ہی یہ خطہ پانی کے لیے ترس رہا ہے۔ ضلع اسکردو میں تو پانی کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے لوگوں کا پورا دن بیت جاتا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ بلتستان ڈویژن کا سب سے بڑا شہر ہونے کی وجہ سے اسکردو پر آبادی کا بوجھ تیزی سے بڑھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پانی کی ضروریات میں بھی اضافہ ہوا ہے، کیونکہ چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، پانی ہر کسی کی ضرورت ہے۔ اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے بھی نظر انداز کیا گیا اور آبادی کی ضرورت کے لحاظ سے پانی کا بندوبست نہیں ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پانی کی سپلائی بدتر ہوتی چلی گئی۔ پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ 3 دن سے یہ بیچارے میں یہاں رستے سے گزر رہا تھا، معلوم ماں بہنوں کے ساتھ انہوں نے پہلے شکایت بھی کی ہے باقاعدہ وہاں ادارے میں جا کے اور سر کے پاس اور فورمین کو لے کر گئی، لیکن کوئی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے 3 دن پانی نہیں ملنے کی وجہ سے آج بیچاری مائیں بہنیں یہاں راستے پر آئی۔ تو اب یہ کہہ رہا ہے ہمیں راستہ کھولو۔ آپ نے جب راستے میں بلایا ہے آپ کو کھولنے کی باتیں آتی ہیں، راستے میں وہ بند کرنے کی باتیں نہیں آتی۔ آپ کو ماں بہنوں کو گھر سے نہیں آسان بلانا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ کہ آپ لوگوں نے یہاں بلایا ہے۔ تو اب اس کا حل یہ ہے جو ایک چھوٹا سا ان کا مطالبہ ایک وال لگانا ہے، وہاں پہ ہوا کا مسئلہ ہے، اوپر ہوا کی وجہ سے چڑھائی ہے، وہاں پانی نہیں جا رہا ہے، چھوٹا سا وال لگائیں گے تو پانی جائے گا۔ اسی کے لیے بھی یہ ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ دقت یہ ہے کہ کہیں بھی نہ پانی کی سپلائی لائنز کو وقت کی ضرورت کے حساب سے اپ گریڈ کیا جا رہا ہے اور نہ ہی نئی پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے۔ اگر پانی کی سپلائی لائن کا ایکسٹینشن ہو اور اسے اچھی طرح سے مینٹین کیا جائے تو کم سے کم شہری علاقوں کے ہر کونے تک پینے کا پانی پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی ایک اہم مانگ ہے کہ حکومت کی جانب سے پانی سپلائی کا ٹائمنگ شیڈیول جاری کرنا، جسے عوام کو پتہ رہے گا کہ
कि यहाँ कब पानी आएगा और कितनी देर के लिए आएगा। अच्छा, शेड्यूल की बात तो पहला तो ये है कि आप कम से कम शेड्यूल बता दे, दिन रात को छोड़ दे, आप शेड्यूल बता दे। 4 घंटे आपने देना है, 2 घंटे नहीं देना, 2 घंटे आपने देने, 4 घंटे नहीं देना। हमारे पूरे मोहल्ले में पता चलना चाहिए कि यार इस घंटे पानी आएगी, इस घंटे पानी बंद होगी। तो जब बंद कर देंगे तो हम अपने इंतज़ाम हम खुद करें। ये भी नहीं है अपने मनमानी बंद कर देते हैं, एक साइड पे पानी दे देते हैं, दूसरे मोहल्ले को बंद करके, दूसरे मोहल्ले को बंद करके तीसरे को दे देते हैं। समझ से गलतर है इनके, क्या इनका प्रोसेस है, क्या ये करना चाहते हैं। अच्छा, बिजली की बात तो नापेद, उस पर तो बात ही नहीं करते। कम से कम ये पानी दे दे यार, पानी ना दे तो शेड्यूल बता दे, खुदा का वास्ता। गिलगित बल्तिस्तान के स्कर्दू जैसे शहरों में वाटर प्लांट लगाने का काम नहीं हो रहा है। हुकूमत ने अव्वल तो शायद ही कभी इसके लिए मंसूबे बनाए, और अगर कभी मंसूबों का ऐलान कर भी दिया तो उसके बाद ये देखने की कोशिश नहीं की कि मंसूबे किस हद तक कामयाब हो रहे हैं और आवाम को कितना फायदा पहुंच रहा है। यहाँ कुदरती वसाइल का इस्तेमाल सही नीयत से किया जाए तो पीने के पानी जैसी सहूलियात को लेकर कभी किसी को शिकायत न हो। लेकिन अफसोस, पाकिस्तान की नीयत ही कभी पाक नहीं रही, इसलिए पीने के पानी की मुश्किलात इतना बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। किसी घर में हल्की पानी आती है तो दूसरे घर में पानी फुल आता है, एक घर में कम है, एक घर में ज्यादा। ये सिलसिला पिछले मुहर्रम से स्टार्ट है। अच्छा, इस एहतजाज का जो मकसद है वो इसलिए है कि पिछले 24 घंटों से, तकरीबन 24 घंटों से पानी बिल्कुल नापैद है। इवन मुंह हाथ धोने, पीने के लिए भी पानी मुयस्सर नहीं, जिसका मैं खुद वाज़े गवाह हूं। सुबह उठा हूं तो यकीन करें मुझे खुद पानी नहीं मिला, पीने के लिए नहीं मिला। मैं नाई साहब से अभी पानी पी के आया हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में जिन खुशकिस्मत इलाकों में पानी आता भी है वो साफ नहीं बल्कि आलूदा होता है। यहाँ आने वाले सयाह भी पानी की कमी से दो चार होते हैं। बेशतर होटलों में पानी ही नहीं रहता, इसलिए सयाह यहाँ आना ही नहीं चाहते। पानी की मुश्किलात के चलते यहाँ की मईशत को भी नुकसान पहुँच रहा है, लेकिन इसकी परवाह भला किसे है। स्कर्दू में पानी के लिए छोटे बड़े, अमीर गरीब, इन सभी को जद्दोजहद करते देखने के बाद एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से मुआशरे के सभी तबके, खासतौर से गुज्जर बकरवाल कबीलों के लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए यकसा मौके दस्तयाब करवाए जाते रहे हैं। इसके लिए आला दर्जे की तालीम पर जोर दिया जा रहा है और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाए जा रहे हैं ताकि दूर दराज इलाकों में रहने वाले तलबा तालिबात भी मुस्तफीद हो सके। इस सिमत में सरहदी जिला राजौरी में 100 बेड्स का खास हॉस्टल तैयार किया गया है, जो आइंदा वक्त में ट्राइबल अपलिफ्टमेंट के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। यह है सरहदी जिला राजौरी का ब्लॉक कालाकोट। यहाँ पर आबादी का बड़ा हिस्सा गुज्जर बकरवाल बिरादरी पर मुश्तमिल है। इन खाना बदोश लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ तामीर और तरक्की के इक़दाम किए गए हैं। इन सिलसिलावार तामीराती कामों में मकामी तलबा और तालिबात के लिए खास स्कूल और हॉस्टल्स तैयार करना भी शामिल है। इसकी मिसाल तकरीबन तैयार शुदा स्टूडेंट हॉस्टल से मिल रही है, जिसके तामीरी काम को PWD महकमे की जानिब से अब इसे आखिरी मरहले तक पहुंचा दिया गया है। बच्चों के लिए यहाँ हॉस्टल में रहने की फैसिलिटी है। इनकी स्टे यहाँ होगी और इनको खाने पीने का अरेंजमेंट भी यहाँ ही है। इनको यूनिफॉर्म भी इनको यहाँ से मिलेगी, बुक्स भी यहाँ से मिलेंगी। इनकी अलग से ट्विटर लगाए जाएंगे यहाँ इनको ट्यूशन देने के लिए। और टीचर जो हमारी खासकर यहाँ 3 क्लासें हमारे जो हैं वो हॉस्टल के अंदर ही काम करेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो कोई नज़दीक तरीन मिडिल स्कूल नहीं है, तो अगर है वहाँ अकोमोडेशन नहीं है इतना, तो उसके लिए हमें यही ऊपर से डायरेक्शन मिली है कि हम 3 क्लासों को हॉस्टल के अंदर ही खोलने जा रहे हैं और उनके लिए न स्टाफ भी हम लेने वाले हैं। कालाकोट तहसील के बहुत बड़े इलाके में रहने वाले गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के तालिब इल्मों को तालीम हासिल करने के लिए
दूर दराज इलाकों तक आना जाना पड़ता है। ऐसे में ठहरने की मुकम्मल जगह की जरूरत पड़ती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ऐसा खास हॉस्टल तैयार करने का फैसला किया गया जो कम्युनिटी के बच्चों को खाने पीने और रहन सहन के लिहाज से काफी मददगार साबित हो सके। ऐसे में इलाका मकी इस हॉस्टल को समाजी और इलाकाई तरक्की में काफी अहम मान रहे हैं। यहाँ रहकर जिन कई बच्चों को रिहाइश नहीं थी मिलती, पढ़ते तो थे मगर अगर मोगला में जाना पड़ता था, ख्वास में जाना पड़ता था, या किसी वहाँ से बच्चे जो आते थे, ये पीछे दंगोट वगैरह ये एरिया जो है बहुत दूर दराज एरिया है, वहाँ से बच्चे आते थे और वापस जाकर यहाँ से जो इनको वक्त लग जाता था आने और जाने में 4-5 घंटे, तो वो उनने पढ़ना क्या था। इसलिए कि यहाँ रहकर जो बच्चे पढ़ेंगे मुझे उम्मीद है कि अच्छी तालीम पाएंगे। इस 2 मंजिला हॉस्टल की लागत 3 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसकी सलाहियत 100 तलबा और तालिबात की है और अब तक 90 मकामी तालिब इल्मों को दाखिले के लिए तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू भी मुकम्मल कर लिया गया है, जिन्हें आइंदा क़याम तआम के साथ यूनिफॉर्म और ट्यूशन की सहूलतें दस्तयाब होंगी। इस सहूलत की मदद से यहाँ के खुसूसी तालिब इल्म अपना मुस्तकबिल संवार सकेंगे। जो बच्चे महरूम रह जाते थे, मतलब उनको हेडक्वार्टर पहुंचने में दिक्कत होती थी, आ नहीं पाते थे और इसलिए उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती थी। अब उनको फैसिलिटी मिल गई है, तो हम कहते हैं कि इस फैसिलिटी का बच्चे फ़ायदा लें और अच्छी परफॉर्मेंस करें, सो दैट कि वो अपने मुल्क की खिदमत कर सकें, अपनी सोसाइटी की सेवा कर सकें। और हम चाहते हैं कि इस स्ट्रक्चर का पूरा फ़ायदा लें, जहाँ पर रहें और अपने काम करें, पढ़ाई करें और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं। यहाँ वहाँ घूम घूम कर खाना बदोशों की जिंदगी गुजर बसर करने वाले लोगों के लिए इंतजामिया की जानिब से लाई जा रही तरक्याती तब्दीलियाँ कई मानों में अहमियत की हामिल हैं। जहाँ एक तरफ ऐसे तामीराती इक़दामात की बदौलत उनकी तालीम के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इन्हें समाजी, माली और इक़्तिसादी तौर पर मजबूत बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।